नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सत्र में हम प्रमुख रूप से 17 सितंबर से 23 सितंबर 2022 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा अपने साप्ताहिक आर्थिकी सत्र में करेंगे और जिन अलग अलग टॉपिक की हम चर्चा करेंगे उनसे संबंधित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जो भी संभावित प्रश्न होंगे उनकी भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज के सत्र के पहले विषय को यहाँ पर हम देखते हैं और ये विश्व व्यापार संगठन में विवाद निपटान के संबंध में जो संस्था है उसके लिए एक तरह से कुछ परिवर्तन की बात है। जब हम WTO की बात करते हैं तो आप ध्यान रखें, विश्व में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए यह प्रमुख रूप से कार्य करता है और WTO की तरफ से जब भी हम कहते हैं कि सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था, तो इसकी जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है और आप देखें तो अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, इसका जो 12वां सम्मेलन है वो आयोजित किया गया है। तो मंत्री स्तरीय WTO का जो 12वां सम्मेलन है वो जिनेवा में आयोजित हुआ है और ये इसके निर्णय की लेने की सबसे सर्वोच्च संस्था है। और दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो ये तो एक तरह से आप कहें कि इसकी बैठक लगभग 2 वर्ष के अंतर पर होती है, कभी कभी लंबे गैप में भी होती है। तो ये बैठकें तो लगातार नहीं होती हैं, लेकिन WTO का जो कामकाज है वो दुनिया में व्यापार को नियंत्रित करना है, तो वो लगातार चलता रहता है। तो डेली बेसिस पर, दैनिक आधार पर जो इसके काम है वो करने के लिए एक सामान्य परिषद काम करती है, इसको हम बोलते हैं जनरल काउंसिल। तो जब हम इस सामान्य परिषद जनरल काउंसिल की बात करते हैं तो ये निर्णय लेने की एक सर्वोच्च संस्था हो जाती है दैनिक आधार पर जो भी WTO में काम है। अब अगर किसी भी तरह का मान लीजिए व्यापारिक गतिविधियां हो रही हैं जैसे भारत की दुनिया के अन्य देशों के साथ में, तो वहां पर किसी भी तरह के कुछ विवाद हो सकते हैं, किसी कर को लेकर या किसी तरह के कोई व्यापार की बाधा को लेकर, शुल्क को लेकर। तो इस तरह की विवाद है उनका निपटान कैसे किया जाए, उनका समाधान कैसे किया जाए। तो WTO में आप देखें विवाद निपटान का एक तंत्र पूरा बनाया गया है। और ये जो सामान्य परिषद है आप ध्यान रखें, WTO में 160 से ज़्यादा सदस्य हैं। सभी जितने भी सदस्य WTO में होते हैं वो सभी आप ध्यान रखें कि सदस्य होंगे किसमें, सामान्य परिषद में। और जब भी किसी विवाद की बात आती है तो ये एक तरह से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी यानी विवाद निपटान संस्था के रूप में ये प्रमुख रूप से काम करती है। तो यहां पर आप ध्यान रखें कि जो भी हमारी ये संस्था सामान्य परिषद है ये एक तरह से विवाद निपटान एक संस्था के रूप में काम करना प्रारंभ कर देती है। तो यहां पर आपको प्रमुख रूप से ध्यान ये रखना है कि ये जो DSB है यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी या विवाद निपटान संस्था, ये कोई अलग संस्था नहीं है, ये सामान्य परिषद ही है जो इसकी तरह काम करती है जब भी इसके सामने कोई विवाद आते हैं। और विवाद हल करने का तरीका ये रहता है कि विवाद निपटान संस्था के द्वारा पहले एक तरह से ये कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह से बातचीत के माध्यम से देशों के बीच में जो भी एक तरह से कह सकते हैं समस्या है उसका कहीं ना कहीं समाधान निकाला जाए, या किसी तरह की मान लीजिए आपस में WTO के माध्यम से कोई अगर मध्यस्थता हो जाए तो वहां से विवाद को एक तरह से हल कर लिया जाए। यानी कोशिश ये है कि कंसल्टेशन, बातचीत की प्रक्रियाओं के माध्यम से समाधान किया जाए। अगर नहीं होता है तो उसके बाद की प्रक्रिया में अगर हम देखें तो इस संस्था के द्वारा एक विशेष पैनल का गठन किया जाएगा और पैनल के द्वारा आप देखें तो जांच करके प्रमुख रूप से अपनी जो रिपोर्ट है वो दी जाती है। और ये जो रिपोर्ट रहती है इस रिपोर्ट पर अगर हम देखें तो जो भी देश विवाद वाले हैं वो इस पर एग्री हो भी सकते हैं और नहीं भी, यानी वो इसके लिए मंजूरी दे भी सकते हैं और नहीं भी। यानी उनको लगता है कि पैनल की रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं है या निर्णय में कुछ कमी है तो इस रिपोर्ट के खिलाफ एक तरह से अपील करने की उनको छूट रहती है। और जब हम अपील की बात करते हैं तो WTO का जो विवाद निपटान तंत्र है उसी में एक अपीलेट बॉडी होती है जिसको अपीली संस्था हम बोलते हैं। तो जब हम अपीली संस्था की बात करते हैं, अपीलेट बॉडी की बात करते हैं, तो यहां पर इस पैनल की रिपोर्ट के खिलाफ अगर कोई देश अपील करना चाहता है तो वो यहां पर एक तरह से अपनी अपील कर सकता है। अगर हम अपीली संस्था की बात करें तो ये संस्था प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि ये 7 एक तरह से सदस्यों की यहां पर एक संस्था होती है और ये जो 7 सदस्य हैं इनमें से आप देखें तो कम से कम 3 सदस्यों के साथ में अपीली संस्था काम कर सकती है। अब प्रमुख रूप से विवाद ये है कि ये जो अपीली संस्था है ये 2019 से प्रमुख रूप से आप देखें एक तरह से अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि जिन 7 सदस्यों की हम बात कर रहे हैं अपीली संस्था में, अपीलेट बॉडी में, उनकी नियुक्ति के लिए एक तरह से जितने भी सदस्य देश हैं उन सभी की सहमति की आवश्यकता होती है, यानी कंसेंसस, आम सहमति से ये जो 7 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति अपीली संस्था में की जाती है। अब 2019 से लगातार अगर हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से इस प्रस्ताव को वीटो किया जा रहा है कि कोई नया सदस्य यहाँ पर नियुक्त हो। और ये जो सदस्य होते हैं ये 4 साल की अवधि के लिए रहते हैं और सामान्य तौर पर इनको अगर हम देखें तो एक दूसरा कार्यकाल भी मिल सकता है,
यानी एक सदस्य जो अपीलीय संस्था में सदस्य होता है वो अधिकतम 8 साल के कार्यकाल पर जा सकता है। लेकिन क्योंकि अमेरिका का विरोध हो रहा है तो कोई भी नया सदस्य यहाँ पर नियुक्ति नहीं पा रहा है, और 2019 से अगर हम देखें तो अपीलीय संस्था में कोई भी सदस्य नहीं है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ये संस्था एक तरह से निष्क्रिय रूप में काम कर रही है। इसी संदर्भ में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक डेवलपमेंट हुआ, एक परिवर्तन हुआ है, और अमेरिका की तरफ से आप देखें वहाँ पर व्यापार के संदर्भ में उनके जो प्रमुख प्रतिनिधि होते हैं उनमें हम उनको यूएसए के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उनकी तरफ से ये प्रस्ताव है कि G20 देशों की एक बैठक बाली में एक तरह से यहाँ पर आयोजित की जाए, और उसके माध्यम से अगर हम देखें प्रमुख रूप से ये चर्चा की गई है। सितंबर 21 को एक तरह से ये जो बैठक आयोजित हुई है उसमें चर्चा ये की गई है कि हम जो डिस्प्यूट सेटलमेंट को लेकर सारी स्थितियां रुकी हुई हैं, विवाद निपटान नहीं हो पा रहा है, अपीलीय संस्था नहीं बन पा रही है, इसके संदर्भ में कुछ काम करेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो भारत के द्वारा भी इस बैठक में भाग लिया गया है, और कोशिश ये है कि ये संस्था का जो एक तरह से अपीलीय संस्था का भाग है उसको जल्द से जल्द अस्तित्व में लाया जाए। तो अब अमेरिका की तरफ से थोड़े प्रयास हो रहे हैं। तो अमेरिका ने इसका विरोध क्यों किया था? देखिए, विरोध का कारण यह था कि WTO की अपीलीय संस्था की तरफ से कुछ ऐसे निर्णय दिए गए जहां पर आप देखें तो किसी भी देश की जो सुरक्षा होती है उसके एक तरह से आधार पर कुछ विवाद ऐसे जो व्यापार के थे उसमें निर्णय दिए गए। जैसे अगर हम रूस और यूक्रेन के विवाद की बात करें तो रूस और यूक्रेन के विवाद में ऐसा था कि यूक्रेन, कजाकिस्तान, अन्य देशों के बीच में जो व्यापार होता उसको रूस के द्वारा एक तरह से रोकने का प्रयास किया गया, और वहां पर WTO ने इसको सही माना क्योंकि रूस ने कहा कि उसकी देश की सुरक्षा खतरे में है। तो देश की सुरक्षा के नाम पर आप WTO के जो नियम है उनका उल्लंघन कर सकते हैं या उनके नियम से अलग हटकर अपने कुछ एक प्रस्ताव आगे बढ़ा सकते हैं। जब इस तरह के निर्णय आए तो अमेरिका एक तरह से ऐसे निर्णयों का कहीं ना कहीं विरोध कर रहा था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आगे चलकर अमेरिका इस तरह के निर्णय स्वयं उपयोग करने वाला था। तो सुरक्षा के आधार पर जब रूस को एक तरह से WTO में छूट मिली तो इसी तरह की स्थिति अमेरिका के लिए भी बन रही है, और उस आधार पर कहीं ना कहीं माना यह जा रहा था कि अमेरिका का ये जो एक तरह से सुरक्षा को लेकर कोई निर्णय उसके पक्ष में आएगा, ऐसी स्थितियां आगे और रहेंगी। तो अमेरिका को यह लग रहा था कि इस तरह के अगर विरोध होते हैं इस तरह के अगर कोई विरोध होते हैं कि सुरक्षा के आधार पर WTO के नियमों का पालन नहीं हो और उसके लिए WTO मंजूरी दे दे, तो इसका प्रयोग और देश भी कर सकते हैं। तो ये जो विवादित कुछ कह सकते हैं मुद्दे हैं उनको लेकर WTO इस अपीलीय संस्था में काम को लेकर बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं था, और डोनाल्ड ट्रंप के शासन में आप देखें इसको लेकर विरोध की स्थिति लगातार बनी हुई थी, और इसीलिए ये संस्था एक तरह से अस्तित्व में नहीं थी। लेकिन जैसा अमेरिका ने प्रस्ताव शुरू किया है, हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये संस्था एक तरह से दोबारा अस्तित्व में आ सकती है। तो हमने विश्व व्यापार संगठन के जो भी अलग अलग पक्ष हैं उनके संदर्भ में प्रमुख रूप से जो भी बातें हैं वो यहाँ पर चर्चा की है। ध्यान रखें कि 1995 में जब WTO का गठन हुआ उसी के साथ साथ ये जो अपीलीय निकाय, अपीलेट बॉडी है, उसका भी प्रमुख रूप से यहाँ पर एक तरह से गठन किया गया। तो अगर ये संस्था दोबारा अस्तित्व में आ पाती है जैसा उम्मीद लग रही है तो WTO के विवाद के संदर्भ में जो प्रमुख समस्याएं हैं वो शायद हल हो पाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं, बहुत सारे भारत के खिलाफ निर्णय हैं जिसपे भारत अपील करना चाहता है। जैसे अगर हम निर्यात को जो भी मदद देते हैं उसको लेकर हम अमेरिका से WTO में केस हार चुके हैं, लेकिन हम उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं, ये हमें अधिकार है। लेकिन अपील हम तब करेंगे जब अपील वाली संस्था अस्तित्व में रहेगी। तो ये अगर स्थिति बनती है तो हम कह सकते हैं कि भविष्य में स्थितियां थोड़ी सी सुधर सकती हैं। इसी चर्चा के आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम देखते हैं। विवाद निपटान निकाय यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, DSP में 10 अन्य सदस्यों के साथ 5 स्थायी सदस्य एकमात्र प्रतिनिधि हैं। ध्यान रखें, विवाद निपटान जो निकाय है यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट जो बॉडी है वो एक तरह से जनरल काउंसिल है, सामान्य परिषद है, और उसमें सभी देश सदस्य हैं। WTO के द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं है कि विशेष लोगों को किसी तरह सदस्यता वहां पर दी गई है। हर देश वहां पर सदस्य है और सबको वीटो के अधिकार है। तो इस तरह का विशेष कोई व्यवस्था वहां पर नहीं है। दूसरा, सामान्य परिषद एक DSB के रूप में कार्य करती है। ये हमने भी चर्चा किया कि सामान्य परिषद एक तरह से विवाद निपटान निकाय के रूप में कार्य करती है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सत्य है। उत्तर हमारा B, केवल 2 सत्य है। अगला यहाँ पर आलेख देखते हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार। जब हम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार की बात करते हैं यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के संदर्भ में आप ध्यान रखें कि प्रमुख रूप से RBI की कोशिश क्या रहती है। RBI की कोशिश यह है कि अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्र जहां पर आसानी से ऋण नहीं जाते हैं वहां पर ऋण की स्थितियां मजबूत रहें। जैसे अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र की, या अगर हम बात करते हैं MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां,
हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, या अगर हम निर्यात के क्षेत्र की बात करते हैं, या हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर सरकार चाहती है, आरबीआई चाहती है कि ऋण की स्थितियां मजबूत रहें। तो इन क्षेत्रों में बैंकों को ऋण देने के लिए एक तरह से एक प्रतिबंध सा दे दिया गया है, उनको आवश्यक कर दिया गया, नहीं आपको इन क्षेत्रों में ऋण कुछ देना ही पड़ेगा। तो आपके जो ऋण जा रहे हैं वो इन क्षेत्रों में अवश्य रहेंगे, ये आपको एक तरह से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में अगर हम देखें तो भारत में जो एक तरह से घरेलू व्यापारिक बैंक हैं, उसमें विदेशी बैंक की शाखाएं भी हैं जिनकी 20 से ज़्यादा ब्रांच हैं। उनको अपने कुल ऋण का, जिसको हम एक तरह से बोलते हैं एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो एनबीसी का मतलब होता है कि समायोजित शुद्ध बैंक ऋण। तो एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो होता है उसका 40%, आप ऐसा कह सकते हैं कि बैंक के जो ऋण का भाग है उसका 40% भाग है वो प्राथमिकता क्षेत्र में जाना चाहिए। इसमें भी अगर हम देखें तो कृषि के लिए 18% है, और इसी में से कृषि में से अगर हम देखें तो जो हमारे एक तरह से सीमांत और लघु किसान हैं उनके लिए कुछ हिस्सा पहले से फिक्स है कि आपको 18 में से सीमांत और लघु किसानों को कितना देना है। साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कमजोर वर्ग हैं उनमें अगर हम देखें तो हिस्सा 12% के लिए फिक्स किया गया है। अगर हम बात करते हैं एमएसएमई के लिए तो वो लगभग आपका 7.5% है। तो इस तरह के जो लक्ष्य हैं वो देने का उद्देश्य क्या है कि जिन क्षेत्रों में ऋण आसानी से नहीं जाता है उनमें प्राथमिकता क्षेत्र के माध्यम से सरकार की प्राथमिकता है और ऋण बेहतर रूप में जाना चाहिए। इसी संदर्भ में आप देखें तो जो भी बैंक है, खासतौर से अगर हम बात करते हैं निजी बैंक या जो विदेशी बैंक की शाखाएं हैं, उनको इस तरह के लक्ष्यों में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर वो आसानी से ऋण नहीं दे पा रहे हैं। तो इसीलिए बैंकों की तरफ से मांग ये की जा रही है कि प्रमुख रूप से कोशिश ये होनी चाहिए कि प्राथमिकता क्षेत्र जो हम उधार दे रहे हैं उसकी प्रक्रिया को थोड़ा बढ़ाया जाए। और वो आरबीआई से कह रहे हैं कि टिकाऊ वित्त, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल फाइनेंस। देखिए, जब हम बात करते हैं टिकाऊ वित्त, इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसी एक तरह से परियोजनाएं हो सकती हैं जहां पर प्रमुख रूप से अगर ऋण दिया जाए तो वो एक तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बढ़ाने के लिए एक तरह से उत्तरदायी रहे, तो उसी को टिकाऊ वित्त की बात की जा रही है। तो बहुत सारे बैंकों के द्वारा आरबीआई से मांग की जा रही है कि आप ऐसा करें कि जो भी प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आपने ऋण की स्थितियां बनाई हैं वहां पर जो अभी है उसमें तो आप परिवर्तन ना करें, एक एडिशन कर दीजिए, उसमें कुछ जोड़ दीजिए और टिकाऊ वित्त सस्टेनेबल फाइनेंस के रूप में एक नए सेक्शन को डालिए। तो ये टिकाऊ वित्त क्या है? टिकाऊ वित्त का मतलब यह है कि कोई भी वित्तीय उत्पाद या सेवा जिसके माध्यम से अगर हम देखें पर्यावरण, सामाजिक और शासन, जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस, ईएसजी, इसमें प्रमुख रूप से आप देखें अलग अलग उद्देश्य पूरित होते हैं। जैसे मान लीजिए पर्यावरण सुधार के लिए कोई काम हो रहा है, या मान लीजिए सरकार के द्वारा पर्यावरण सुधार के लिए कोई सरकारी योजना है, उसमें पैसा देना। तो अलग अलग तरह के जो भी हमारे पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं, उनमें एक तरह से जो भी ऋण देने की स्थितियां वो बनाए जाए। तो इसके माध्यम से आप देखें कोशिश प्रमुख रूप से ये भी है कि जलवायु पर जो पेरिस समझौता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 2030 के लिए अगर हम देखें जो 17 सतत विकास लक्ष्य है, उनकी प्राप्ति को लेकर अगर किसी तरह से प्रयास होता है तो उन प्रयासों को भी ऋण अगर हम देते हैं तो उसको मान लिया जाए प्राथमिकता क्षेत्र उधार। तो बैंकों का यह कहना है कि प्राथमिकता क्षेत्र उधार का जो क्षेत्र थोड़ा व्यापक किया जाए। अब जैसे जैसे सतत विकास की बात हो रही है, हम 2030 के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम ऐसे क्षेत्रों को एक तरह से आइडेंटिफाई करें, पहचान करें जो सतत विकासों के लिए आवश्यक है। तो वहां पर हम एक तरह से सस्टेनेबल फाइनेंस या टिकाऊ वित्त उपलब्ध करा सकते हैं। तो वो परियोजनाओं का पैसा जो हम देंगे उसको आप प्राथमिकता क्षेत्र में डाल दीजिए। तो इससे बैंकों के काम करने की स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि जो उनका 40% का लक्ष्य है वो प्राप्त करने में वो कहीं ना कहीं सफल होंगे। साथ साथ सतत विकास को भी बढ़ावा देने में इससे मदद मिलेगी। तो ये एक तरह से आरबीआई के पास प्रस्ताव लेकर बैंक जाने वाले हैं, और अगर इस तरह का कोई परिवर्तन होता है तो वो आगे के समाचारों में रहेगा, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। अगले यहाँ पर समाचार को हम देखते हैं, और ये पीएलआई के संबंध में, यानी अगर हम बात करें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना। ये प्रमुख रूप से आप देखें कि परफॉर्मेंस के आधार पर, यानी जितनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जितना आप बेहतर काम कर पा रहे हैं, उसके आधार पर प्रमुख रूप से ये पीएलआई योजना एक तरह से संचालित है। भारत में आप देखें जब हम पीएलआई योजना की बात करते हैं तो करंट में 14 अलग अलग क्षेत्रों में ये लागू है, जिसमें सबसे नवीन अगर हम देखें तो ड्रोन के संदर्भ में जो भी भारत में उत्पादन विकास किया जा रहा है उसको पीएलआई योजना में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप देखें कि 2 आर्टिकल हम पीएलआई के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पहला देख लेते हैं, इसके बाद का भी है। तो प्रमुख रूप से इस आलेख में क्या चर्चा है?
तो जब हम पीएलआई योजना की बात करते हैं तो प्रमुख रूप से यहाँ पर लक्ष्य ये रहता है कि जो भी अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे हम मोबाइल उत्पादन की बात करें जिसकी यहाँ पर चर्चा है, तो अगर आप किसी भी तरह का उत्पादन करते हैं और उत्पादन में आपका एक तरह से लगातार वृद्धि हो रही है, यानी अगर हम ये कहते हैं कि 2021-22 की तुलना में आप ये बताते हैं कि 2022-23 में जो भी आपके द्वारा प्रमुख रूप से उत्पादन किया गया है उसमें आपने बढ़ोतरी की है। मान लीजिए आपने 1 लाख मोबाइल का उत्पादन किया था, अब आप कह रहे हैं कि ये संख्या बढ़कर 2 लाख हो गई है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में आपने एक वृद्धि दिखाई है। उस वृद्धि के आधार पर सरकार के द्वारा आपको कुछ इंसेंटिव या कह सकते हैं कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है। तो ये एक तरह से क्या है, ये सरकार का एक रूप है कि घरेलू अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। तो मेक इन इंडिया की हम बात करें, उसी का एक कह सकते हैं एक योजना के रूप में पीएलआई उसका एक बड़ा साधन है कि आप जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में आप कहते हैं कि हम विकास को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये उत्पादन के लिए एक सहायक योजना है। आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कीजिए, उत्पादन की स्थितियों को बेहतर कीजिए, हम आपको कुछ इंसेंटिव या आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। अब अगर हम मोबाइल के क्षेत्र में देखें तो मोबाइल उत्पादन का जो भाग है वो भी पीएलआई योजना में शामिल है। अब यहाँ पर प्रमुख रूप से आप देखें तो भारत में मोबाइल उत्पादन का जो घरेलू भाग है उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने पीएलआई योजना में प्रमुख रूप से जो मोबाइल उत्पादन की स्थितियां हैं उसको शामिल कर रखा है। लेकिन समस्या क्या है, समस्या प्रमुख रूप से ये कि सरकार का ये मानना था कि जो चीनी एक तरह से कंपनियां हैं, जो चीन की प्रमुख मोबाइल उत्पादन कंपनियां हैं, उनको एक तरह से इस योजना में शामिल नहीं किया गया और इस आधार पर सरकार का मानना यह था कि अन्य जो कंपनियां हैं उनमें उत्पादन बढ़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर सरकार को कह सकते हैं कि आश्चर्यजनक रूप में एक आंकड़ा देखने को मिल रहा है कि चीन की कंपनियों को पीएलआई से लाभ नहीं हो रहा है, उसके बाद भी वो मोबाइल उत्पादन की प्रक्रियाओं में आप देखें सबसे बड़े पैमाने पर यहाँ पर शामिल है और मोबाइल उत्पादन करके जो निर्यात किया जा रहा है वो सबसे बड़ा भाग में कौन सी चीन की कंपनियां शामिल हैं। यानी उत्पादन बढ़ाने पर उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं है, तब भी उनका उत्पादन बढ़ा है और निर्यात को भारत से वो बढ़ा रहे हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें जो गैर चीनी कंपनियां हैं उसमें अगर हम केवल सैमसंग की बात करें तो वो एक बड़े कह सकते हैं स्थान पर है। अन्यथा भारतीय कंपनियों में जैसे अगर हम माइक्रोमैक्स की बात करें, लावा की बात करें, उनका उतना ज़्यादा उत्पादन न बढ़ पाया, न उनको कह सकते हैं वो स्थिति बढ़ती हुई दिख रही है जो सरकार चाह रही थी। तो सरकार जिनके लिए लक्ष्य बनाकर इस योजना में मोबाइल उत्पादन को शामिल कर रही थी वो सही से कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। और आप देखें चीन कंपनियां भारत में उत्पादन सस्ते रूप में क्यों कर पा रही हैं, क्योंकि आप देखें कि चीन की कंपनियां मोबाइल को एक तरह से बाहर से नहीं ला रही हैं। क्योंकि अगर आप चीन से मान लीजिए बने बनाए मोबाइल लाती हैं तो वहां पर आप देखें आपको अलग अलग तरह के जो शुल्क है, टैरिफ है, वो देने पड़ते हैं। उससे मोबाइल महंगे होंगे और भारत के बाजार में बेचना उतना आसान नहीं है। तो वो कर क्या रहे हैं कि जो भी उसके अलग अलग भाग हैं उनको एक तरह से भारत में लाया जा रहा है और यहाँ पर इनको असेंबल किया जा रहा है। तो असेंबल करने का जो भाग है वो एक तरह से भारत में प्रमुख रूप से संचालित किया जा रहा है। तो असेंबली सेंटर के तौर पर भारत उपयोग हो रहा है। बाहर से जितने भी अलग अलग पार्ट हैं मोबाइल के वो लाए गए, भारत में असेंबल किया गया। और आप देखें कि यहाँ पर जो श्रम लागत है वो तुलनात्मक रूप में थोड़ी कम है। अगर हम चीन से देखें तो श्रम लागत कम है तो उनको एक तरह से सस्ता भी पड़ता है और यहाँ पर असेंबल करके उसे बाहर एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो सरकार ये कह रही है कि पीएलआई योजना में जो हमने लाभ एक तरह से देने की बात करी थी प्रमुख रूप से भारतीय कंपनियों के लिए और चीनी कंपनियों को उससे अलग रखा था, हमें उसका कोई लाभ नहीं दिख रहा है। क्योंकि आंकड़ा आप देखिए यहाँ पर अगर हम दूसरे क्वार्टर की बात करें जो हमारा पिछला एक तरह से वित्तीय वर्ष था 2021 का, उसमें सरकार देख रही है कि सबसे बड़े भाग के रूप में अगर हम उत्पादन में देखें तो ओप्पो है, उसके बाद सैमसंग जरूर है एक गैर चीनी कंपनी, लेकिन उसके बाद आप देखें वीवो। तो ओप्पो और वीवो एक तरह से कह सकते हैं टॉप 3 में बने हुए हैं और भारतीय कंपनियों के आगे बढ़ने की जो स्थितियां हैं वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का भारतीय कंपनियों के माध्यम से मोबाइल उत्पादन को बढ़ाना और उसका निर्यात बढ़ाने का जो एक लक्ष्य था इस पीएलआई योजना से वो बहुत पूरा नहीं हो रहा है। क्योंकि गैर चीनी जो कंपनियां हैं उनकी स्थितियां बेहतर नहीं हुई हैं, चीनी कंपनियों के द्वारा अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं मोबाइल उत्पादन के संदर्भ में एक समस्या को दिखा रहा है। दूसरा अगर हम पीएलआई योजना के साथ में आप देखें तो पीएलआई योजना में जैसे हमने मोबाइल की बात करी तो वहाँ पर हो क्या रहा है कि आप उत्पादन को अगर बढ़ाते हैं, अगर हम मोबाइल उत्पादन की बात करें, उत्पादन आप जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं पिछले वर्ष की तुलना में, आपको कुछ इंसेंटिव या कुछ कह सकते हैं आर्थिक जो लाभ है वो सरकार के द्वारा एक तरह से प्रदान किया जा रहा है। तो आपके उत्पादन बढ़ने की स्थितियों से आपके आर्थिक लाभ जोड़ दिए गए हैं। जितना बेटर आप प्रोडक्शन करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आपको उतना अच्छा इंसेंटिव दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर पीएलआई योजना की, प्रमुख रूप से जो हमारे सोलर सेल एक तरह से हैं, क्योंकि सोलर जो सेल के मॉड्यूल हैं उनको भी हमने पीएलआई योजना में डाल रखा है। क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो भी सोलर सेल के लिए अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता है उसका लगभग अगर हम देखें 80% से ज़्यादा हम एक तरह से
आयात करते हैं कहाँ से? चीन से। तो भारत सरकार ये जो आयात है उसको एक तरह से रोकना चाहती है। उसमें कोशिश ये है कि जब भी हम कोई बात करते हैं पूरा सोलर मॉड्यूल की, तो उसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे अगर आप देखें तो प्रमुख रूप से सोलर जो भी मॉड्यूल है उसमें जो भी अलग अलग हिस्से उत्पादन के लिए आवश्यक रहते हैं, जैसे अगर हम पॉलीसिलिकॉन सेल की बात करें, इनगॉट्स की बात करें, वेफर्स की बात करें और पैनल्स, तो ये असेंबल किए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग भाग हैं जो यहाँ पर आपके दिए गए हैं, इनको जब आप असेंबल करते हैं तब आपका कह सकते हैं एक पैनल पूरा बनता है, जिससे आप एक तरह से सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। तो सरकार ये कह रही है कि जो आधारभूत एक तरह से कह सकते हैं कि आप ऐसा कह सकते हैं कि सोलर इस पैनल के उत्पादन के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है? वो एक तरह से पॉलीसिलिकॉन सेल है, इनगॉट्स है, वेफर्स हैं और पैनल्स है। वो हमें उत्पादन करना भारत में शुरू करना पड़ेगा। तो हम सोलर सेल की बात नहीं कर रहे हैं कि पूरा जो सोलर पैनल है उसका उत्पादन आप शुरू कीजिए। आप जो इसके लिए आवश्यक आधार है, जो उत्पादन के लिए जरूरी है किसी भी तरह के सोलर पैनल के लिए, उन कह सकते हैं कच्चे माल का उत्पादन भारत में बढ़ाइए। तो सरकार मानेगी कि अगर ये उत्पादन बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हमें चीन से जो आयात करना पड़ रहा है वो थोड़ा सा घटेगा। और इसके लिए आप देखें तो सरकार के द्वारा 19,500 करोड़ रुपए की ये योजना है, वो सरकार की तरफ से यहाँ पर घोषणा की गई है। किसमें? पीएलआई योजना में। यहाँ पर अंतर थोड़ा सा ये है कि अगर हम सौर ऊर्जा के संदर्भ में बात को छोड़ दें तो अन्य क्षेत्रों में पीएलआई योजना का उपयोग किस रूप में है? उत्पादन आप बढ़ाइए, आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। यहाँ पर उत्पादन से मतलब नहीं है, यहाँ पर प्रमुख रूप से निवेश के साथ में जुड़ा हुआ है। यानी इन्वेस्टमेंट करके, निवेश करके आप उत्पादन इकाई स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए आपको एक तरह से सरकार इंसेंटिव देगी। जैसे आप ध्यान रखिए, ये जो 19,500 करोड़ रुपए की बात हो रही है, उसके पहले अगर हम देखें नवंबर 2020 में भारत सरकार 4500 करोड़ रुपए पहले एक तरह से अलॉट कर चुकी है इस योजना में। तो ये दूसरी कड़ी है, कह सकते हैं दूसरा इंस्टॉलमेंट है जो सरकार देने वाली है। इस 19,500 करोड़ रुपए में आप देखें 12,000 करोड़ रुपए की जो इंसेंटिव है वो प्रमुख रूप से सरकार पॉलीसिलिकॉन और वेफर उनके उत्पादन के लिए करेगी, जिसे एक तरह से रॉ मटेरियल माना जाता है सोलर पैनल के लिए। तो जितने भी पॉलीसिलिकॉन और वेफर्स हैं वो उत्पादन जो कच्चे माल के रूप में माने जाते हैं सोलर पैनल के लिए, उनमें सरकार इस 19,500 करोड़ रुपए में से 12,000 करोड़ रुपए का उपयोग करेगी। तो सरकार ये चाहती है कि भारत में सौर ऊर्जा के जो पैनल हैं उसके लिए जो कच्चे माल के रूप में है, पॉलीसिलिकॉन की बात करें या अगर हम वेफर्स की बात करें, इनगॉट्स की बात करें, उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए। अगर ऐसा हो पाएगा तो हम सोलर पैनल के उत्पादन में अपने आप ही आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ सरकार की जो योजना है वो प्रमुख रूप से चीन का जो कह सकते हैं बड़ा आयात भारत में आ रहा है उसको थोड़ा सा रोकना, और उसके लिए सरकार के द्वारा आधारभूत रूप में जो सौर ऊर्जा में आवश्यकता है उसके लिए सरकार प्रमुख रूप से काम कर रही है। और आप ध्यान रखें कि हमें इस तरह के जो काम है उसको बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सरकार की तरफ से माना यह जा रहा है कि पीएलआई योजना से जो हम लाभ देंगे तो सौर ऊर्जा के अलग अलग जो उपकरण उत्पादित होंगे जिससे सोलर पैनल बन पाएंगे वो सौर ऊर्जा के लिए आवश्यक है। और भारत में आप देखें अगर इस तरह का निवेश होता है और सरकार के द्वारा 19,500 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता में दिया जाता है तो माना जा रहा है कि लगभग 94,000 करोड़ का प्रत्यक्ष निवेश भारत में हो पाएगा, क्योंकि ये आर्थिक सहायता अलग अलग निवेश को दी जाएगी। तो माना जा रहा है कि लगभग 94,000 करोड़ का निवेश सौर ऊर्जा के उत्पादन की स्थितियों में भारत में होगा। इससे हम देखें प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1,95,000 नौकरियां और अप्रत्यक्ष रूप से 7,80,000 नौकरियां उत्पन्न होंगी। और भारत एक तरह से आप देखें आयात में 1.37 ट्रिलियन एक तरह से बचा पाएगा। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है कि अगर भारत इन स्थितियों को आगे बना पाता है तो लगभग 1.37 ट्रिलियन रुपए वो भारत के द्वारा प्रमुख रूप से जो आयात पर खर्च किए जाते हैं चीन के साथ में वो हम बचा पाएंगे। तो सरकार आप देखें 19,500 करोड़ रुपए के इंसेंटिव के माध्यम से लगभग 94,000 करोड़ का निवेश भारत में करवाने वाली है। तो ये सौर ऊर्जा में भारत की स्थितियों को भविष्य में बेहतर करेगा, क्योंकि हम ध्यान रखें सौर ऊर्जा को लेकर हमारे जो लक्ष्य हैं वो काफी बड़े हैं। अगर हम भारत में देखें तो सरकार की कोशिश क्या है? सरकार चाह रही है कि 2030 तक हम प्रमुख रूप से 5 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सौर ऊर्जा से उत्पादित करें। उसमें अगर हम देखें प्रमुख रूप से सरकार की तरफ से कोशिश ये है कि 2030 तक हम 5 लाख जो मेगावाट की बात कर रहे हैं वो कुल नवीकरणीय ऊर्जा से है। थोड़ा करेक्शन कर लीजिए कि जो 2030 तक का लक्ष्य है वो 5 लाख मेगावाट कुल मिलाकर गैर आपके एक तरह से जीवाश्म ईंधन यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सब साधन है। उसमें से सरकार ये कह रही है कि 2030 तक हम प्रमुख रूप से कोशिश क्या करेंगे कि 280 से लेकर 300 यानी प्रमुख रूप से आप देखें 2,80,000 से लेकर 3 लाख मेगावाट तक का भाग सौर ऊर्जा से आना चाहिए।
तो 5 लाख मेगावाट में से आप देखें 2,80,000 से लेकर 3 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा से आना है। इसके लिए इस तरह के उत्पादन भारत में बढ़ाने पड़ेंगे। और सरकार के द्वारा आप देखें कि अगर हम ये उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार मान रही है कि लगभग प्रमुख रूप से हमें 30 से 35 गीगावाट की जो क्षमता है वो बनानी पड़ेगी। गीगावाट का मतलब आप देखें 1 गीगावाट का मतलब 1000 मेगावाट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 28 से 30 गीगावाट का हम उत्पादन करना चाहते हैं सौर ऊर्जा में, तो उसके लिए इस तरह की क्षमता की स्थापना होनी चाहिए। और अगर ये क्षमता स्थापित होती है, मतलब 94,000 करोड़ का निवेश आता है, तो सरकार का मानना है कि 70 से लेकर यानी हम लगभग 7 लाख से लेकर 8 लाख मेगावाट तक के बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से करने की क्षमता बना पाएंगे। ये 2030 के बाद की स्थिति है, क्योंकि आप ध्यान रखें हम 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल करना चाहते हैं। 2030 तक हमारी कोशिश है रेलवे को कार्बन न्यूट्रल करना। तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य 2030 के आगे भी है और सरकार उसी कह सकते हैं आगे के लक्ष्य को देखकर काम कर रही है। इस आधार पर एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न हम देखते हैं। पीएलआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सौर सेल के लिए पीएलआई वृद्धिशील बिक्री के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ध्यान रखें, वृद्धिशील बिक्री की बात नहीं है, यह निवेश पर आधारित है। बिक्री को लेकर सरकार ने शर्त नहीं रखी है, आप निवेश कीजिए। आप देखें 94,000 करोड़ के निवेश के आधार पर सरकार 19,500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव देने वाली है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। लेकिन आप ध्यान रखें, सौर ऊर्जा के इन सोलर सेल को छोड़कर या जो सौर ऊर्जा से संबंधित है उसको छोड़ दें तो जितने भी अलग भाग हैं, मोबाइल या अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान जो पीएलआई में शामिल हैं, वो वृद्धिशील बिक्री के आधार पर इंसेंटिव पाते हैं। तो केवल सौर ऊर्जा के क्षेत्र को आप यहाँ से अलग कर दें जो निवेश के आधार पर इंसेंटिव पाता है। तो काफी बड़ा अंतर है और महत्वपूर्ण रूप में आप इसे ध्यान रखें। दूसरा, पीएलआई योजना के तहत अब तक 13 क्षेत्र शामिल है। अभी हमने बात करी 13 थे, लेकिन 14वें क्षेत्र के रूप में ड्रोन का जो उत्पादन उसको शामिल किया गया है। तो इस रूप में आप देखें तो यहाँ पर ये गलत है, दोनों कथन गलत हैं, इसीलिए आपका उत्तर हो जाता है डी, ना तो 1 ना ही 2। अगले समाचार को देखते हैं, आंशिक संकल्प, यानी इसको हम बोलते हैं एक तरह से पार्शियल रिजोल्यूशन। देखिए, भारत में सामान्य तौर पर जो एक प्रक्रिया है कि मान लीजिए अगर हम किसी कंपनी ए की बात करते हैं, इस कंपनी के द्वारा कोई मान लीजिए ऋण लिया गया है और ऋण इन्होंने मान लीजिए बैंक बी से लिया हुआ है। तो आपने बैंक बी से ऋण लिया है और ऋण आपने मान लीजिए समय पर वापस नहीं किया है और ये जो बैंक का ऋण है मान लेते हैं एनपीए बदल जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी 90 दिन से ज्यादा हो रहा है, उस पर भुगतान नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में बैंक के पास एक तरह से क्या स्थिति है कि बैंक इस कंपनी के खिलाफ एक तरह से प्रक्रिया, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से शोधन अक्षमता की प्रक्रिया, वो शुरू कर सकती है। और इसके लिए आप देखें तो भारत में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 काम करता है, यानी शोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता 2016। तो आईबीसी में आप देखें ये बैंक एक तरह से इस कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकती है और केस जाएगा किसके पास? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास। तो एनसीएलटी के द्वारा निर्णय क्या किया जा सकता है? निर्णय ये हो सकता है कि भाई ये जो कंपनी ए है, इस कंपनी के पास जो भी अलग अलग एसेट हैं, मान लेते हैं इस कंपनी में कुछ साझेदार हैं, सी है, डी है, ई है मान लेते हैं, और इसमें से मान लेते हैं कुछ लाभकारी हैं, कुछ घाटे वाली हैं। तो ये जो कंपनी ए है, इस कंपनी की मान लीजिए किसी भी तरह से लिक्विडिफिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से तरलीकरण। ठीक है, तरलीकरण का मतलब ये होता है कि जो भी इस कंपनी के पास कोई एसेट है, मान लीजिए कहीं पर कोई प्रॉपर्टी है, कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसको बेच दिया जाए, तो उससे जो तरलता, जो भी नगद पैसा प्राप्त होगा वो बैंक को दे दिया जाए। तो ये लिक्विडिफिकेशन की स्थिति रहती है। तो यहाँ पर आप देखें एनसीएलटी के जो निर्णय आ रहे होते हैं, तो उसमें जो भी एक तरह से जिन्होंने ऋण दिया होता है, उनका एक तरह से मानना है कि प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है। सामान्य तौर पर आप देखें एनसीएलटी का अंतिम जो समय सीमा है वो कितनी है? 330 दिन, और 330 दिन में प्रक्रिया होनी चाहिए, और हो यह रहा है कि इससे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि प्रमुख रूप से जो कंपनी एक तरह से ऋण वापस नहीं कर रही है, उसके एसेट को बेचकर पैसा प्राप्त करने में काफी समय लग रहा है। तो यहां पर अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो आईबीसी में एक नियामक संस्था है, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख रूप से, अगर हम यहां पर ध्यान दें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। तो अगर हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें, जो आईबीसी 2016 के अंदर एक नियामक संस्था के रूप में है, जो पूरी कह सकते हैं प्रक्रियाओं की निगरानी करती है, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का यह कहना है कि हम इस प्रक्रिया में कुछ आंशिक तरलीकरण की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। यानी इस कंपनी में मान लीजिए सी, डी, ई मान लीजिए आपके एक तरह से अलग अलग आप कह सकते हैं यूनिट है, काम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट है कहीं पर नुकसान है। तो मान लेते हैं कि सी और डी ये दोनों आपके एक तरह से लाभ वाले हैं, ये दोनों इकाई जो है कंपनी की प्रॉफिट वाली है, ये मान लेते हैं यहाँ पर घाटा है। तो इंसॉल्वेंसी बैंक जो एक तरह से इंसॉल्वेंसी
या आपका अगर आईबीबीआई की बात करें तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ ब्यूरो, उनका यह कहना है कि भाई कंपनी बैंकरप्ट हो या अन्य प्रकार की स्थितियां जाए, उससे अच्छा यह है कि हम तरलीकरण की प्रक्रिया को आंशिक रूप में करें, क्योंकि घाटे वाली इकाई का तरलीकरण करने का हमें लाभ नहीं है। तो यहां पर आईबीबीआई यही कह रहा है कि भाई ये जो दोनों लाभ वाली इकाइयां ऐसा करते हैं, इनके एसेट को बेचते हैं, जो पैसा मिलेगा बैंक को दिया जाए, तो कम से कम बैंक के पास कुछ पूंजी तो प्राप्त होगी। तो इससे बैंक का जो एनपीए है वो एक तरह से काफी हद तक, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक हम उसको हल कर सकते हैं। और प्रक्रिया भी क्या है, समय से थोड़ा पहले हो पाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सी इकाइयां लाभ वाली हैं, कौन सी घाटे वाली हैं। तो इसी को एक तरह से कहा जा रहा है कि हम एक पार्शियल रेजोल्यूशन यानी आंशिक रूप से जो रेजोल्यूशन की प्रक्रिया उसको शुरू करें। ऐसा ना हो कि हम सारे एसेट को देखें, हम देखें जहां से प्रॉफिट आ रहा है, जहां से कंपनी के कुछ भाग को बेचकर पैसा लाभ के रूप में मिल सकता है, उसको बेचा जाए, उसका तरलीकरण किया जाए, जो कंपनी उसे खरीदे उससे एसेट प्राप्त होंगे धन के रूप में, नगद के रूप में, वो बैंक को दिया जाए। तो बैंक के जो ऋण है पूरी तरह से तो समाधान नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ उनको ऋण अपना वापस मिल रहा है, क्योंकि पूरी आईबीसी की प्रक्रिया ये कहती है कि भाई जो बैंक है, वित्तीय संस्था है, उनका जो ऋण है वो वापस लाने की प्रक्रियाओं को मजबूत किया जाए। और यही यहाँ पर एक प्रस्ताव आगे बढ़ा है। तो अगर ऐसा होता है तो शायद बैंकों के जो ऋण फंसे हुए हैं, अभी भी आईबीसी की प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं हो रहा है उन्हें, वो एक तरह से प्रक्रिया थोड़ी सी वहां से विवाद हटते हैं और शायद उनको ऋण बेहतर रूप में रिकवर करने की स्थितियां बनती हैं, अगर इस तरह की प्रक्रिया आगे होती है। यहाँ पर आप लोगों से एक प्रश्न है, अगर हम पूरी आईबीसी में प्रक्रिया देखें जो दिवालियापन और शोधन अक्षमता की है, तो अभी तो ये 330 दिन है। इसके पहले अगर हम देखें तो कितने दिन का अधिकतम समय रखा गया था, जिसको परिवर्तित करके 330 लाया गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि 330 दिन के पहले आईबीसी में जो प्रक्रियाएं हैं, पूरी जो समाधान करने की, किसी भी ऋण के संदर्भ में अगर विवाद उनके पास आया है तो ये प्रक्रिया कितने दिन में समाप्त होती है, तो वो आपको बताना है 330 के पहले कितना था। अगला आलेख देखते हैं, भारत आसियान एफटीए। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता। और भारत आसियान के संदर्भ में आप देखें तो हम यहाँ पर भारत आसियान की जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अगर हम देखें तो 1998 में भारत और श्रीलंका का प्रमुख रूप से आप देखें एक मुक्त व्यापार समझौता हुआ है, और उस पर भी पुनर्विचार करने की बात चल रही है। और यहाँ पर हम भारत आसियान का जो मुक्त व्यापार समझौता है उसको रिव्यू करने, उसकी समीक्षा करने की एक तरह से यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो कारण क्या है? कारण प्रमुख रूप से ये है कि अगर हम भारत और आसियान के बीच में मुक्त व्यापार समझौते की बात करें तो आसियान में आप जानते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के। तो साउथ ईस्ट एशिया के जो 10 देश हैं उनका समूह है आसियान, और एक तरफ मान लीजिए यहाँ पर हम भारत से देख रहे हैं कि उनका मुक्त व्यापार समझौता है। तो मुक्त व्यापार समझौते में प्रमुख रूप से आपकी कोशिश क्या होती है? कोशिश ये है कि दोनों पक्षों को, यानी आसियान के देश और भारत, दोनों को एक तरह से लाभ की स्थितियां बने। और आंकड़े इस तरह से आते हैं कि दोनों के एक तरह से लाभ की स्थितियां बराबर नहीं है, खासतौर से भारत को उतना लाभ नहीं हो रहा है। जैसे अगर हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट को देखें तो नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रमुख रूप से ये कहा है कि अगर हम 2011 से लेकर 2017 तक की बात करते हैं तो ये कहा गया है कि 2011 में जो 50 अरब डॉलर का व्यापार था भारत और आसियान का, ये 2017 में लगभग बढ़कर आप देखें तो 70 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो भारत का और आसियान का जो व्यापार है वो मुक्त व्यापार समझौते के बाद बढ़ा है, क्योंकि आप ध्यान रखें भारत आसियान का जो मुक्त व्यापार समझौता है ये 2010 से प्रभावी हो गया था, इसीलिए आप देखें 2011 से यहाँ पर एक गणना की गई है। तो 2011 से 17 के बीच में नीति आयोग का आंकड़ा ये कहता है कि जो भारत का व्यापार है वो एक तरह से भारत और आसियान का व्यापार वो पूरा बढ़ा है। तो दोनों के बीच के व्यापार की स्थितियां तो बढ़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो विवाद का बिंदु है कि भारत एक तरह से घाटे में है। घाटे में मतलब यह है कि भारत के द्वारा जो भी एक तरह से आसियान देशों को, तो भारत जो भी आसियान के देशों को प्रमुख रूप से निर्यात करता है, तो हमारा जो निर्यात होता है वो एक तरह से कम है तुलनात्मक रूप में, और जो निर्यात एक तरह से कहां पर आ रहा है? भारत में। कहने का मतलब यह है कि आसियान के आयात जो भारत में आ रहे हैं वो ज्यादा है, और भारत के निर्यात जो आसियान में जा रहे हैं वो कम है। तो सीधा अर्थ है कि हमें व्यापार घाटा हो रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था से डॉलर बाहर ज्यादा जा रहे हैं आसियान में, और आसियान से जो डॉलर भारत में आ रहे हैं वो कम आ रहा है। तो भारत इसीलिए इसकी समीक्षा करना चाहता है, और आसियानी नहीं कई देशों के साथ हम देखें तो मुक्त व्यापार समझौतों की हम समीक्षा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यह दिख रहा है कि व्यापार घाटा हमें ज्यादा हो रहा है और दूसरे देशों को लाभ हो रहा है। तो इस तरह के मुक्त व्यापार समझौते का लाभ क्या है? क्योंकि वो हमारे विरोध में है, हमारे पक्ष में तो नहीं है। हाँ, टोटल व्यापार बढ़ा है तो आसियान को ज्यादा लाभ है, हमको कम लाभ है, तो हम उसकी एक तरह समीक्षा करना चाहते हैं।
प्रमुख रूप से आप देखें कि जब भी इस तरह के मुक्त व्यापार समझौते होते हैं तो दो तरह की बाधाएं प्रमुख रूप से मानी जाती है। एक तो शुल्क वाली होती है और दूसरी अगर हम देखें तो ये एक तरह से कहलाती है गैर शुल्क बाधा, यानी नॉन टैरिफ बैरियर। देखिए शुल्क के संदर्भ में तो स्पष्ट दिख रहा होता है कि शुल्क को हमने घटाया बढ़ाया, वो आपको पता चलेगा। लेकिन जब हम गैर शुल्क की बाधा की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोटा बना रखा है कि भी भारत आसियान को कितना निर्यात कर सकता है, कोटा बना दिया, उससे ज्यादा निर्यात नहीं हो सकता है। या मान लीजिए आपने किसी तरह के सुरक्षा उपाय लगा दिए स्वास्थ्य को लेकर की जांच ज्यादा की जाएगी, भारत से जो कृषि सामान जा रहा है उसकी हम अच्छे से जांच करेंगे। कोई मान लीजिए फंगस है, कोई बैक्टीरिया मिलता है तो हम उसके जो कंसाइनमेंट है वापस कर देंगे। हमने देखा यूरोपीय संघ में इस तरह का विवाद हुआ था जब भारत ने यूरोपीय संघ को आम का निर्यात किया। तो इस तरह के नॉन टैरिफ शुल्क से अलग हटके तो ये जो आपके नॉन टैरिफ गैर शुल्क बाधाएं होती हैं, ये हटाना थोड़ा सा कह सकते हैं मुश्किल होता है। और यहाँ पर बड़ी समस्या यही दिख रही है कि आसियान के साथ शुल्क को लेकर बड़ी समस्याएं नहीं है, लेकिन शुल्क से अलग हटके जो बाधाएं हैं आसियान की तरफ से वो ज्यादा हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं हमें समझौता दोबारा करके उसमें समीक्षा करके सुधार करने की जरूरत है, जिससे भारत को भी इस समझौते से लाभ की स्थितियां बन पाए। तो यहाँ पर हम आसियान से जो हमारा मुक्त व्यापार समझौता उसकी जल्द एक तरह से रिव्यू करने वाले हैं। इसके आधार पर हम एक प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत आसियान एफटीए 1998 से लागू हुआ, इसके साथ ही कुल व्यापार में वृद्धि हुई है। देखिए 1998 ये शब्द ये ईयर इसलिए आ गया क्योंकि ये श्रीलंका के साथ है, जो हमने बात करी कि हम भारत श्रीलंका का जो मुक्त व्यापार समझौता है उसकी भी जल्द समीक्षा करने वाले हैं। तो ये 1998 का था। लेकिन भारत आसियान की अगर हम बात करें तो समझौता जो मुक्त व्यापार समझौते का है वो 2010 में लागू हुआ। इस आधार पर पहला कथन गलत है। दूसरा, इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साथ साथ ये भी आप देखें इसके साथ ही कुल व्यापार में वृद्धि हुई है। तो लागू अगर हम देखें 1998 नहीं, अगर हम यहाँ पर कथन को देखें प्रमुख रूप से तो यहाँ पर कथन पहला और ये एक तरह से दूसरा कथन है। आप इसे जरा करेक्शन कर लें, दूसरा कथन और ये तीसरा कथन है। तो पहला दूसरा और तीसरा तीन कथन है। तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा कथन हम देखें इसके साथ ही कुल व्यापार में वृद्धि हुई है, मतलब भारत और आसियान के साथ जो व्यापार है वो कुल व्यापार बढ़ा है। हमने देखा 2011 में एक तरह से 50 अरब डॉलर था और 2017 तक 70 अरब डॉलर तक गया, तो बढ़ा है। तो कुल व्यापार बढ़ा, ये बिल्कुल बात सही है। तीसरा, इससे भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है, यानी भारत को जो व्यापार एक तरह से घाटा है वो दिख रहा है कि बढ़ा हुआ है, मतलब हम जितना आसियान को निर्यात करते हैं उससे ज्यादा आसियान हमारे यहाँ आयात भेज रहा है, तो हम व्यापार घाटे की स्थिति में हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि समीक्षा भारत आसियान का जो मुक्त व्यापार समझौता वो इसी प्रमुख आधार पर किया जा रहा है। तो आप देखें पहला कथन यहाँ पर गलत है, 2 और 3 आपके ठीक है, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, 2 और 3 सत्य हैं। ये पहला कथन है, ये दूसरा कथन है, आप ध्यान रखिएगा, और ये तीसरा कथन, तो 3 कथन है, तो आप जरा इसे ध्यान रखिएगा। अगले आलेख को देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। अगर हम आरआरबी की बात करते हैं, रीजनल रूरल बैंक, तो ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखें तो ऋण को उपलब्ध कराने के लिए 1975 से शुरू किया गया एक प्रमुख तंत्र है। और आरआरबी में आप ध्यान रखें कि जब आरआरबी में हम किसी भी तरह के फंड की बात करते हैं, उनके पास जो भी कोष होता है, तो आरआरबी जितने भी हैं उनमें जो ढांचा रहता है वो बिल्कुल फिक्स है। आप देखें जब हम 50% आरआरबी का एक तरह से कोष की बात करते हैं तो ये भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक तरह से दिया जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 15% भाग होता है वो एक तरह से संबंधित राज्य सरकार का रहता है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कहीं पर भी आपका कोई आरआरबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित है तो संबंधित राज्य की 15% हिस्सेदारी होगी। और बचा हुआ अगर हम 35% देखें तो ये प्रायोजक बैंक का रहता है, जिसको हम स्पॉन्सर्ड बैंक बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी भी अगर आप किसी भी तरह के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अगर आप देखते होंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ किसी बैंक का नाम जुड़ा रहता है, जैसे एसबीआई आरआरबी, या अगर हम बात करें पीएनबी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मतलब कि उस क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में पीएनबी, एसबीआई या कोई भी सरकारी क्षेत्र का बैंक है वो प्रायोजक या स्पॉन्सर के रूप में काम कर रहा है। उसका हिस्सा कितना है? 35%। तो ये ढांचा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में रहता है। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में जो समस्या है वो पूंजी को लेकर एक तरह से दिख रही है कि उनके पास पूंजी की एक कमी है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से घोषणा ही की जा रही है कि अगर हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 21-22 और अगर हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2022-23, दोनों में ही सरकार का कहना है कि दोनों वित्तीय वर्ष मिलाकर हम कुल 10,890 करोड़ रुपए कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्राप्त हो जाए। इसमें आप ध्यान रखें पूरा पैसा भारत सरकार नहीं देगी, इसमें भारत सरकार कितना देगी? आधा, और बचा हुआ जो पैसा है वो राज्य और जो प्रायोजक बैंक है उनके द्वारा लगाया जाएगा।
तो कोशिश ये है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास जो भी एक तरह से पूंजी है उसको बढ़ाया जाए। इसके लिए 2021-22 और 22-23 का जो वित्तीय वर्ष है उसमें यह धनराशि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलनी है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जब हम एक तरह से बात करते हैं इस मात्रा की तो ये एक बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आंकड़े प्रमुख रूप से ये कहते हैं कि अगर हम 1975 से आप देखें जब आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शुरू किए गए हैं, और अगर हम 2020-21 तो आप देखें 1975 से लेकर 2020-21 तक की बात करें तो कुल मिलाकर जो पूंजी एक तरह से दी गई है वो 8,393 करोड़ रुपए। आप अनुमान लगाइए 1975 से आपने 2021-22 तक केवल 8,393 करोड़ रुपए एक पूंजी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उपलब्ध कराया है। उसकी तुलना में आप केवल 2 वित्तीय वर्षों में 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को देने वाले हैं। तो जो काम आपने आप देखें इतने लंबे समय में नहीं किया था उससे ज्यादा आप 2 वित्तीय वर्ष में करने वाले हैं। तो यह सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग के कह सकते हैं कि एक बड़ा भाग निभाते हैं, खासतौर से कृषि अन्य क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता के लिए। तो अगर इस तरह से उनकी एक रिकैपिटलाइजेशन का पुनर्पूंजीकरण होता है तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की जो स्थिति है उसको कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति में ले जाएगा। और आप ध्यान रखें जब हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात करते हैं तो प्राथमिकता क्षेत्र उधार में उन्हें 75% भाग देना होता है, जैसे हमने सामान्य बैंक की बात करी 40%। अब आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, जब हम बात करते हैं लघु वित्तीय बैंक, तो लघु वित्तीय बैंकों के लिए वर्तमान में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण देने के लिए कितना प्रतिशत उनके लिए आरबीआई की तरफ से सीमा बनाई गई है। साथ साथ अगर हम प्राथमिक शहरी क्षेत्र के सहकारी बैंकों की बात करते हैं, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, तो उनके लिए 2024 तक का लक्ष्य कितना है, उन्हें कितना प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देना है, और अभी अगर हम 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो उनके द्वारा कितना दिया जाता है। तो ये 2 प्रश्न आपके यहाँ पर प्राथमिकता क्षेत्र उधार के लिए हैं जो आपको बताने हैं, एक लघु वित्तीय बैंकों के लिए और दूसरा प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के लिए। तो यहां पर हमने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में देखा इनको अपने ऋण का 75% प्राथमिकता क्षेत्र में देना होता है। तो प्राथमिकता क्षेत्र में आप देखें कृषि है, कमजोर वर्ग शामिल है, तो कहीं ना कहीं वहां पर स्थितियां बेहतर रूप में रहें, सरकार ये एक प्रयास करना चाहती है। तो ये पूंजीकरण की स्थिति कहीं ना कहीं इनको मजबूती प्रदान करेगी। अगली यहाँ पर अपने समाचार में अगर हम यहाँ पर एक स्थिति को देखें तो ये हमारा जो अगला समाचार है वो प्रमुख रूप से एक सूचना के रूप में है, क्योंकि ये योजना अभी लागू नहीं है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव है कि हम इस योजना को एक तरह से आगे लाएंगे और इसको लागू करेंगे। योजना की फुल फॉर्म आप ध्यान रखें, जल्दी ये लागू होगी तो पूरे डिटेल आएंगे, तो इसकी हम चर्चा आगे फिर करेंगे। आप देखें पीएम इसको बोला गया है प्रणाम योजना, तो प्रणाम की फुल फॉर्म देखें प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। तो प्रणाम योजना के माध्यम से आप देखें अल्टरनेट न्यूट्रिएंट मतलब एक वैकल्पिक पोषण। कृषि क्षेत्र में आप देखें कि जो रासायनिक खाद है उनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता है, हम उसको रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि यूरिया है, डीएपी है, एमओपी है, बड़े पैमाने पर हम आयात पर निर्भर हैं। तो इसीलिए कोशिश क्या है कि इस पीएम प्रणाम योजना के माध्यम से हम एक वैकल्पिक पोषण की व्यवस्था, खासतौर से जैसे जैविक खाद की बात करें, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करें। और उसके लिए माना जा रहा है कि राज्यों को प्रमुख रूप से यहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ सहायता दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें कि बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से बजट में कहा गया है कि भाई इस योजना में ये पैसा दिया जाएगा, क्योंकि योजना तो अभी आ रही है, तो सरकार इसके लिए पैसा लाएगी कहाँ से। तो सरकार का यह कहना है कि हम जो भी एक तरह से खाद है उस पर जो सब्सिडी देते हैं वो बड़ी मात्रा में है। आप सब्सिडी का अनुमान इसी तरह से देखिए कि बजट में सरकार का आंकड़ा था कि 1 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा हम खाद पर सब्सिडी देंगे। अभी सरकार का अनुमान है कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा कहीं ना कहीं 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। तो ये सरकार सब्सिडी दे रही है यूरिया पर, डीएपी पर, एमओपी पर, या अगर हम एनपीकेएस जो आपकी खाद है उनकी बात करें तो चाहे यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एमओपी या एनपीकेएस, जिनको हम कॉम्प्लेक्स एक तरह से खाद बोलते हैं, तो ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं सरकार की सब्सिडी प्राप्त करते हैं। तो सरकार का कहना है कि अगर इनका उपयोग घटता है तो हमारा सब्सिडी का बिल भी क्या होगा, कम होगा। मान लीजिए सरकार कहती है कि हम 50,000 करोड़ सब्सिडी बचा पाते हैं, यही पैसा एक तरह से राज्यों को क्या है, इंसेंटिव या सहायता के रूप में उपलब्ध रहेगा। तो सरकार का यह कहना है कि अलग से आवंटन की जरूरत नहीं है, हम रासायनिक खाद की जो खपत है उसी को कम करना चाहते हैं। तो हमारा सब्सिडी का बिल जो घटेगा उससे पीएम प्रणाम योजना में जो भी कह सकते हैं इंसेंटिव या लाभ होगा वो राज्यों को दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें जो आंकड़ा है वो सरकार के लिए काफी चौंकाने वाला है। अगर हम पिछले 4 वर्ष में देखें, यानी 2017-18 से हम 2021-22 का आंकड़ा देखें, सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि जो रासायनिक खाद है उसमें प्रमुख रूप से जो वृद्धि है वो आपकी 21% से ज्यादा है, और ये बड़ा आंकड़ा है। तो ये दिखा रहा है कि रासायनिक खाद की स्थिति बढ़ती जा रही है, सरकार इसको नियंत्रित करना चाह रही है।
क्योंकि रासायनिक खाद से आप देखें प्रमुख रूप से जो मृदा होती है उसकी गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अन्य प्रकार के स्वास्थ्य प्रभाव भी देखे जाते हैं, क्योंकि जो भी इस तरह के पोषण है रासायनिक खाद वाले, वो अलग अलग फसलों में एकत्र होते हैं और वो फिर हमारे खाद्य श्रृंखला में पहुंचकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे जो जल संसाधन है उनको नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य पर काफी नकारात्मक प्रभाव है। और मृदा की अगर गुणवत्ता खराब होती है तो कृषि उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो सरकार सभी पक्षों को देखकर साथ साथ अपनी सब्सिडी का जो बढ़ता हुआ बिल है उसको भी सरकार रोकना चाहती है। तो इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक तरीका है कि आप रासायनिक खाद की जो खपत है उसको कहीं ना कहीं कम करें। तो पीएम परिणाम योजना अभी सरकार की तरफ से केवल मंजूरी है, जब लागू होगी तो देखते हैं कि अलग अलग किस रूप में इसमें प्रयास सरकार करेगी, लेकिन रासायनिक खाद की स्थितियों को सरकार घटाना चाहती है। अंतिम यहाँ पर आज के समाचार को देखते हैं और ये एक तरह की सूचना है। आरबीआई की तरफ से आप देखें 2002 में एक योजना शुरू की गई, एक फ्रेमवर्क शुरू किया गया, इसको हम बोलते हैं पीसीए, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो यहां पर आरबीआई के द्वारा एक तरह से काम यह किया जाता है कि जो भी सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं, अगर वहां पर स्थिति थोड़ी सी कह सकते हैं खराब है, जैसे कुछ आरबीआई के द्वारा एक कह सकते हैं मानदंड बनाए गए। जैसे पहला मानदंड अगर हम देखें तो ये लिया जाता है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो ये आपका एक तरह से CRAR लिया जाता है, जिसको हम एक तरह से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी कह सकते हैं, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। यानी जितना आप एक तरह से ऋण दे रहे हैं तो जोखिम के आधार पर आप कुछ पूंजी बनाकर रखिए। तो ये आंकड़ा एक तरह से आरबीआई के द्वारा प्रमुख रूप से देखा जाता है। दूसरा अगर हम देखें तो ये देखा जाता है कि शुद्ध रूप में आपका एनपीए कितना है, शुद्ध आपका गैर निष्पादनकारी संपत्ति क्या है। और तीसरा अगर हम देखें तो ये देखा जाता है कि कोई भी एक तरह से बैंक है, अगर हम उसकी बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट, यानी जो आपकी परिसंपत्तियां हैं, ऋण दिया या अन्य प्रकार के आपके निवेश हैं, उस पर आपको रिटर्न कितना आ रहा है। तो रिटर्न ऑन एसेट, ये 3 कारक हैं वो एक तरह से देखे जाते हैं। इसमें कुछ मात्राएं कह सकते हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं कि भाई ये अपर लिमिट है, यहां तक आपको रहना है। अगर आप इसके एक तरह से कह सकते हैं इस बाधा को तोड़ देते हैं या इसके ऊपरी स्थितियों में चले जाते हैं तो हम आपको पीसीए फ्रेमवर्क में डाल देंगे। और पीसीए फ्रेमवर्क में डालने का मतलब यह है कि आप पर एक तरह से प्रतिबंध की स्थितियां लगेंगी, आपके ऋण देने या अन्य प्रकार के काम पर हम थोड़ा सा नियंत्रण कहीं ना कहीं करेंगे। तो वो स्थिति एक तरह से अगर हम देखें तो वो यहां पर बनी हुई है। तो पीसीए फ्रेमवर्क में कोई बैंक अगर शामिल है, मतलब ये मानक वो सही से पालन नहीं कर रहा है। और वर्तमान में आप देखें तो एक ही बैंक था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो इसमें शामिल था। अब यहां पर आरबीआई की तरफ से घोषणा है कि इसको भी पीसीए फ्रेमवर्क से अलग कर दिया गया है। यानी चाहे हम पूंजी पर्याप्तता अनुपात की बात करें या गैर निष्पादनकारी संपत्ति शुद्ध रूप में देखें या एसेट पर उन पर रिटर्न क्या आ रहा है, उन सब स्थितियों में इस बैंक की स्थिति सुधरी है, जो मानक है उसके अंदर ये आ चुका है। तो अब इसे पीसीए फ्रेमवर्क में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये फ्रेमवर्क आप देखें तो अब जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया उससे हटा लिया गया है। तो ये एक सूचना है पीसीए फ्रेमवर्क के संदर्भ में, इसे आप जरा ध्यान रखें। तो आज के सत्र को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, जहां पर हमने 17 सितंबर से 23 सितंबर 2022 के बीच के प्रमुख आर्थिक समाचारों की चर्चा करी और संबंधित जो भी प्रश्न है उनकी भी चर्चा करी। आप अगर हमारी साप्ताहिक आर्थिकी सत्र की इस पहल को पसंद कर रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएं जो सिविल सेवा की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास यहाँ पर है कि साप्ताहिक आर्थिकी सत्र के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समसामयिकी का एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखती है उसको हम एक तरह से यहाँ पर पूरी कर पाएं। तो हमारे इस सत्र में लाइव रूप में भाग लें और जो भी आपकी समसामयिकी की समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उनका समाधान प्राप्त करें। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें। गुड नाइट, टेक केयर।